This call is now being recorded. दूसरे This सत्र में call is now taking notes. दूसरे सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित है, जो हमारे समवाय फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शीतल बासुकिया उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। और हमारे डॉक्टर कोमल बालवानी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं चाइनीज सिस्टम की। तो चाइनीज सिस्टम में हम लोग पढ़ते थे, दो सिद्धांत बहुत पॉपुलर हुए। दार्शनिक सिद्धांत था, दो सिद्धांत बहुत पॉपुलर हुए। एक सिद्धांत था इन यांग का सिद्धांत और दूसरा सिद्धांत था मेरिडियन का सिद्धांत। तो इन यांग का सिद्धांत क्या था, उस सिद्धांत पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे बीच में ये सारद भी उपस्थित हैं। अभी फैकल्टी वो रहे हैं इस फर्स्ट सेमेस्टर उस पे सत्र के, और हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं, उनका भी स्वागत है। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं इन यांग पर। इन यांग का सिद्धांत जो है थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे तो इन यांग का सिद्धांत एक बार और पढ़ा जाएगा सेमेस्टर 2 में, लेकिन फिर शायद हम लोग उस सिद्धांत को पढ़ नहीं पाएंगे और फिर वो माना जाएगा कि हम लोगों को बहुत आता है। ध्यान रखिएगा, उस सब लोग मानने लगेंगे कि हम लोगों को इन यांग के सिद्धांत में बहुत आता है। तो ये शेयर हो रहा है? जी सर, दिख रहा है। ठीक। तो ये जो किताब है, हम लोग की एक किताब है, ये दिखाई पड़ रहा है सबको? इसका नाम है बिटवीन हेवन एंड अर्थ, और ये लिखा है हैरियट बेनफील्ड, अमेरिकन राइटर है, तो इन्होंने लिखा है। ये किताब अच्छी किताब है, इंग्लिश में लिखी है, और ये पहले से थेरेपी करती हैं। तो इनकी किताब के आधार पर जो इन यांग का कंसेप्ट है, तो मोर और लेस वैसे सारे कंसेप्ट जो चाइनीज दर्शन में लिखा हुआ, हम लोगों ने पहले भी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया था ओल्ड बुक से। तो जो पहला जो आपका है पहला लेक्चर व्हाट इज एक्यूपंक्चर, उसमें मिलेगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में इसको समझ लें, फिर सेकंड सेमेस्टर में थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर हम लोग इससे पारंगत हो जाएंगे। ये इन यांग सिद्धांत है क्या? अब इसको ये समझिए, ठीक है। तो प्रकृति क्या है? प्रकृति एक कोई इकाई है, तो वो इकाई जो है वो अविभाज्य है, मतलब उसको विभाजित नहीं, ऐसा नहीं कर सकते कि आप जल को अलग कर दें और वायु को अलग कर दें, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो अविभाज्य है। उसको चाइनीज दर्शन क्या बोलता है? ताओ। इस प्रकृति को ताओ बोलता है। वो ताओ ने क्रिएट किया। तो ताओ माने ये प्रकृति है, तो ये अविभाज्य है और संपूर्ण है, अकेले पूरा है, संपूर्ण है और एकत्व है। एकत्व के दृष्टिकोण से भी और कार्यकारी शक्ति। एकत्व माने एक है, दूसरा कोई नहीं है। ऐसा मत सोचे कि दूसरी प्रकृति कोई है, प्रकृति एक ही है। तो उस प्रकृति यानी ताओ ने जो स्वयं क्या है? अविभाज्य है, इनसेपरेबल, वो दो अनडिवाइडेड, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड, नंबर 1। नंबर 2, संपूर्ण है, होल है, इट इज होल, इट इज कंप्लीट, है ना। कहते हैं कि वहां बोलते हैं कंप्लीट मैन, वो जो ड्रेस का एग्जाम्पल देते हैं वो फर्जी है, वो कंप्लीट नहीं होता। लेकिन यहाँ संपूर्ण है, एकत्व के दुश्मन, सिंगुलरिटी है, सिंगल है, प्रकृति सिंगल है, और कार्यकारी शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर भी यही है, सब एग्जीक्यूटिव यही करती है। प्रकृति ने क्या किया? दो चल शक्तियां, दो बलों में के रूप में अपने को ट्रांसफॉर्म किया। हम लोग भारतीय दर्शन को याद करिएगा, हम लोगों ने कहा कि राधा और कृष्ण
दोनों दोनों एक हैं। क्यों कहा? क्योंकि हम लोगों ने ये कहा, भारतीय दर्शन में भी था, उन्होंने कहा कि राधा में कृष्ण है और कृष्ण में राधा है। राधा प्रकृति है तो कृष्ण पुरुष है, और इस प्रकृति और पुरुष दोनों एक दूसरे के बाद समन्वय है, तो उसमें दो शक्तियों की परिकल्पना हुई कि राधा कृष्ण यद्यपि दो हैं लेकिन है एक। वैसे ही प्रकृति एक है, उसने दो रूपों में अभिव्यक्त किया, दो रूपों में अपने प्रकट किया और कहा कि ये दोनों दोनों जो हैं इन और यांग के रूप में है। एक इन है और एक यांग है। आगे विशेषताएं वही सब होगी जो राधा कृष्ण की विशेषताएं हैं। तो उसी में तो सभी वस्तुएं दो दो पोलैरिटी होती है सभी वस्तुओं में। जैसे हम कुछ भी कह लें, दाया बाया, अंदर बाहर, आगे पीछे, जितना भी कहें दो पोलैरिटी का है। और जो द्वैत का सिद्धांत आया कहां से, ये भी हमारे भारतीय दर्शन में सिद्धांत है, ये बाहर भी सिद्धांत वही माना गया। हमारे यहाँ क्या कहा, अयम आत्मा ब्रह्म। दो कंसेप्ट है, दो सत्ताएं है ना, दो सत्ता, एक आत्मा है और एक ब्रह्म है। फिर उनका अहम ब्रह्मास्मि, तो वहां सिंगल कहा था, वहां उन्होंने कहा था सिंगल सिंगल कंसेप्ट था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं तत्त्वमसि। जब कहा तत्त्वमसि में वो तू है, यानी दो दो पावर है, एक पावर मैं हूं और एक वो तू है, तो दो पावर। तो ड्युअलिटी का जहां कंसेप्ट है वो भी चाइनीज दर्शन में आया, जैसे हमारे यहाँ भारतीय दर्शन में आया था वैसे वहां। तो दो पोलैरिटी हुई, इन यांग हो गई। हमारे यहाँ भी प्रकृति और पुरुष कहा गया, हम लोगों ने उसको प्रकृति और पुरुष कह दिया, वो भी इन यांग था। हम लोगों ने और भी सत्ताओं, दो सत्ताओं में उनका आत्मा परमात्मा, हमने भी तो कहा आत्मा है एक परमात्मा है, दो सत्ताएं हैं। तो इस तरह सत्ता के रूप में हम लोग भी कहा। तो उन्होंने कहा कि सभी वस्तुओं की नॉर्मली पोलैरिटी होती, सभी में, सभी का नेचर पोलैरिटी का है। समय को हम लोग समय करें तो दिन और रात। अगर स्पेस में बात करें तो हम कहेंगे कि भाई अंदर बाहर या ऊपर नीचे कहीं भी स्पेस में होगा। फिर ऋतु में कहें तो सर्दी गर्मी हो जाएगी, मानव को कहें तो स्त्री पुरुष में जाएगी, वहां कहें नर मादा हो जाएगा। स्पेस में कहेंगे अंदर बाहर, जो भी अंदर बाहर ऊपर नीचे आगे पीछे ये सब स्पेस का ही तो है, तो इसमें है। तो ये बस कहा गया, बस केवल क्या एक ध्यान रखने की बात है, कोई शक्ति एब्सोल्यूट नहीं है। इन में यांग है, यांग में इन है, इसलिए ऐसा नहीं कि इन अपने आप में संपूर्ण ना, यांग अपने आप में संपूर्ण नहीं। प्रत्येक मानव अपने आप में पूर्ण नहीं है। सत्ता, नारी और पुरुष दोनों के जो मनोभाव में, नारी में पुरुष के मनोभाव भी हैं और पुरुष में नारी के मनोभाव भी हैं। अलग अलग दोनों सत्ताएं हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि अगर मान लीजिए हम माने कि कोमल भावनाएं केवल नारी के साथ अटैच हैं, तो क्या कोमल भावनाएं जो है वो पुरुष में नहीं है? अगर हम कहें कि हिंसक प्रवृत्ति केवल पुरुष में है, तो क्या नारी में हिंसक प्रवृत्ति नहीं है? कोई भी सत्ता अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, पूर्ण नहीं है। दोनों में दोनों के मनोभाव, यही बात इन यांग में हुआ, दोनों एक दूसरे के सापेक्ष हैं। क्योंकि वो इन है इसलिए यांग है। अगर नारी न हो, मान लीजिए हम पुरुष को यांग माने और नारी को इन माने, तो अगर नारी नहीं होगी तो पुरुष यांग हो ही नहीं सकता। और अगर नारी इन है तो पुरुष यांग होगा, तभी तो नारी इन होगी। आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि इन यांग की शक्तियां निरपेक्ष नहीं है, एक दूसरे के सापेक्ष है। क्यों? निरंतर चलायमान है, निरंतर चलायमान है। सॉफ्टनेस, बच्चे में सॉफ्टनेस होती है, वही जो पुरुष बनता है तो थोड़ा हार्डनेस हो जाती है। तो एक सॉफ्टनेस एक हार्डनेस, वो भी एक सत्ता है। जो कोमलता आपके नारी में, जो कोमलता विचारों की शुरू में प्रारंभिक अवस्था में होती है, आवश्यक नहीं कि वही कोमलता रहे। तो भाव तो कोमलता का हमारे जो है, कोमलता इन है और कठोरता यांग है। तो इस रूप में हम लोग उसको मान सकते हैं कि सापेक्ष है, इसलिए रूप बदलता है उनको। जो किसी विशेष समय काल में इन है, वो भिन्न समय काल में यांग हो सकता है।
ये कंसेप्ट है। तो इसमें चलायमान है, जैसे लहरें होती हैं, जो लहरें ऊपर उठती हैं वही लहरें नीचे भी तो गिरती हैं। तो ऊपर यहाँ, तो अगर उसको ऊपर को एक ए कह दें तो इसको बी कहना पड़ेगा, यानी ये इसको ए कहें प्लस ए तो इसको माइनस ए कहना पड़ेगा, क्योंकि तो नीचे आ गई है। तो इन यांग क्या है, इन और यांग व्यक्त प्रकृति या के ऊर्जा स्रोत है। जी हेलो, बोलिए, कोई बोल रहा है क्या? नहीं जी सर, जी सॉरी। ठीक, तो इन यांग व्यक्त प्रकृति की ऊर्जा के स्रोत है। और सृष्टि में भी देखिए, ये ध्यान रखिए इसको, सृष्टि में जो भी उत्पन्न हुआ है वो इन और यांग से रचना की, कोई भी आप किसी तत्व को मान लीजिए, किसी उसको मान लीजिए, वो इन यांग की वजह से ही हुआ है, इन यांग की से ही रचना की शुरुआत हुई है। तो यांग की शक्ति ऊपर की ओर गई और उसने स्वर्ग की रचना कर, इनकी शक्ति नीचे की ओर गई और उसने पृथ्वी की वहां पर संग्रहित हो गई, कंडेंस्ड हो गई, और कंडेंस होने पर पृथ्वी के ठोस की रचना कर दिया। यांग की शक्ति ऊपर की ओर गई थी तो उसने स्वर्ग की रचना किया। तो स्वर्ग में कौन हमारे हो गए? सूर्य। सूर्य हमारे उसके यांग के प्रतिनिधि हो गए, ये ध्यान रखने बात है। तो अब कोई भी जो चीज ऊपर जा रही है वो यांग के रूप में है। देखिए, यांग और इन दो ऐसी सत्ताएं हैं जिनकी तुलना किसी से नहीं कर सकते, क्योंकि अगर माँ बाप हैं तो बच्चों की तुलना उनसे नहीं कर सकते। बच्चे तो बच्चे हैं, इन और यांग तो मदर फादर हैं। बच्चे वो कह सकते हैं कि वो इनके प्रतिरूप हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो मदर फादर है ना। वैसे ही इन यांग से रचना हुई है, याद करिए, इन यांग से रचना हुई है, उनसे प्रकट हुए हैं। तो वो ये नहीं कह सकते किसी को भी इन यांग नहीं, किसी को इन नहीं कह सकते, किसी को यांग नहीं कह सकते, इन स्वरूप कह सकते हैं, यांग स्वरूप कह सकते हैं। यांग की शक्ति ऊपर की आकाश की ओर गई तो स्वर्ग की रचना किया, नीचे की गई तो जो संगनित हुई, तो अग्नि अगर ऊपर बढ़ रही है तो वो यांग के रूप में है, यानी रूप में है, यांग नहीं है। अग्नि ऊपर की ओर उठ रही तो यांग के रूप में है, और अगर जल नीचे की ओर जा रहा है तो वो इन के रूप में, इनके रूप में, इन नहीं है। क्लियर? तो संपूर्ण ब्रह्मांड चल और स्थिर दो रूपों में है, या तो चलेगा ब्रह्मांड या है या स्थिर है। तो अगर चला तो अलग और स्थिर रहा तो अलग, तो ये दोनों के रूप में, कभी चला कभी रुका। तो ये प्रकृति की, देखिए प्रकृति बहुत चतुर है और उससे बुद्धि नियंत्रित करने की क्षमता भी है। तो वही स्वर्ग या आकाश की शक्ति सूर्य के रूप में प्रकट है। अब सूर्य क्या है? सूर्य यांग है। वो क्या है? अधिक गर्म है। यांग की शक्ति अधिक गर्म है, चमकीला है, अधिक प्रकाशमान है, विशाल है। लेकिन कितना है? सूर्य से बड़ा तो कोई नहीं, या सूर्य से अधिक कोई शक्तिशाली है, चमकीला है ना, कोई शक्तिशाली माने उस रूप में, अग्नि के रूप में सबसे अधिक गर्म, उससे अधिक गर्म कोई नहीं है। वो चमकीला है, प्रकाशमान है और विशाल है, बहुत बड़ा है। उससे तुलना फिर अब पृथ्वी की और उससे तुलना, हम लोग जब भी कभी इन और यांग की बात करेंगे तो हमको चाहिए कंपैरिजन, यानी हमको चाहिए दो चीजें और दो सत्ता चाहिए, और उसमें एक कंडीशन चाहिए। हम बताएं कि कंडीशन क्या है। अगर हम मान लीजिए तुलना करें, हम कहें कि लंबाई के दृष्टिकोण से अगर हम किसी को इन कहें, किसी को यांग कहें, तो जो व्यक्ति लंबा होगा वो यांग होगा और जो व्यक्ति छोटा होगा वो इन होगा। अगर हम कहें मोटाई की दृष्टि से, तो जो मोटा होगा वो यांग होगा और जो पतला होगा वो इन होगा। ठीक है? तो इस रूप में तो दो टेबल की तुलना हम करें तो हमको बताना पड़ेगा टेबल में कि हम टेबल की लंबाई चौड़ाई के आधार पर बता रहे हैं कि इन यांग कौन है। तो जो छोटी टेबल होगी वो इन। अगर छोटी टेबल में भी चौड़ी अधिक हो, छोटी वाली, और जो बड़ी वाली टेबल हो वो लंबी अधिक हो, और हम कहेंगे नहीं चौड़ाई के आधार पर कहेंगे, तो जो छोटी वाली है, जो चौड़ी अधिक है, भले छोटी है लेकिन वो यांग हो जाएगी, और जो लंबी वाली है वो इन हो जाएगी। तो देयर शुड बी टू फोर्सेस या टू मैटर्स या टू एलिमेंट्स या टू
थिंग्स टू कंपेयर, नंबर 1। नंबर 2, उनके कंपैरिजन के लिए कोई एक कंडीशन, गिवन कंडीशन होनी चाहिए, तभी हम लोग इन यांग की तुलना करेंगे। ठीक, पृथ्वी के सापेक्ष यांग है कौन? सूर्य। लेकिन अभी पृथ्वी और चंद्रमा की कल्पना करिए और कहें कि आकार के आधार पर, तो आकार में पृथ्वी चंद्रमा से बड़ी है, तो पृथ्वी यांग है और चंद्रमा इन है। पृथ्वी सूर्य की तुलना, अगर सूर्य से पृथ्वी की तुलना करें तो सूर्य की तुलना में ठंडी है, अंधकार युक्त है, छोटी है, तो इसलिए वो इन है, तो सूर्य यांग। और अगर हम आकार में फिर तुलना करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा इन है तो हम यांग है, पृथ्वी यांग है। तो इसलिए लेकिन फिर वही बात, जैसे प्रकाश से अंधकार को आप अलग नहीं कर सकते हो, ऊंचाई से गहराई को नहीं कर सकते। आपको ऊंचाई बता रहे हैं यानी गहराई आपने बता दिया। सर्दी है तो गर्मी, बस सर्दी का एहसास तभी होगा जब गर्मी का एहसास हो चुका होगा। यानी गर्मी सर्दी ये सारे जो आपको हैं एक दूसरे के कंपैरेटिव हैं, इसलिए इन और यांग को पृथक नहीं कर सकते आप, उनको आप कंपैरिजन में ला सकते हैं। विशेषता और भी क्या है? अपने आप में संपूर्ण नहीं, पहली बात, इनमें यांग का अंश है और यांग में इन का अंश है। इसको इस आकृति से, पहले दूरदर्शन का ये हमारा इसी तरह था, तो जो सफेद है वो इन यांग है और उसमें देखिए छोटा सा इन है ब्लैक, और जो ब्लैक है वो इन है लेकिन उसमें छोटा सा व्हाइट है, यांग पड़ा हुआ है। तो ये उसको दिखाने के लिए है कि दोनों एक दूसरे के बीज दोनों में निहित है। तो ये दर्शन का कंसेप्ट है कि दोनों के इन में यांग का बीज है और यांग में इन का बीज है। अगर यांग को गर्म मानते हैं, प्रसारणशील मानते हैं, प्रकाशमान मानते हैं, तो इनको सर्द मानना पड़ेगा, संकुचनशील मानना पड़ेगा, अंधकार युक्त मानना पड़ेगा। जो उसमें है गर्म तो यहाँ सर्द होना होगा, वहां बढ़ रहा होगा तो संकुचनशील होगा, वहां एक्सपैंड कर रहा होगा तो वहां कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, और वहां प्रकाशमान होगा तो यहाँ अंधकार युक्त होगा। तो अब उदाहरण कहां से लेते हैं? एक पहाड़ है, सूर्य की किरण आ रही है, तो सामने का भाग क्या होगा? प्रकाशमान होगा कि अंधकार वाला होगा? प्रकाशमान। जो प्रकाश है तो वो यांग है, और उसके पीछे जो भाग होगा वो क्या होगा? अंधकार होगा, तो वो इन हो जाएगा। तो अब आप एक और दूसरा कंसेप्ट इसी से निकाला, अभी आगे बताते हैं। सूर्य जैसे जैसे ऊपर उठ रहा है, सूर्य यूं उठा तो जो भाग और यूं चला गया, जहां 12 बजे के बाद इधर गया 1 बजे के करीब, तो जो भाग पहले इन था वही भाग अब प्रकाशमान हो गया। देखिए पहाड़ तो यूं है, अब ये भाग जो पहले यहाँ पर सूरज किरणें पड़ रही थी, अब जैसे सूरज यूं हुआ तो यहाँ पड़ने लगी, फिर यहाँ पड़ने लगी, यहाँ अंधकार हो गया। तो यानी जो भाग आया पहले, जो पीछे वाला इन था वो अब यांग हो गया, और जो यांग था वो इन हो गया। तो चेंज हो गया ना, देखिए सूर्य की किरणों में। तो इसी को उन्होंने बढ़िया से बताया। तो सूर्य जैसे जैसे ऊपर उठेगा वैसे वैसे दूसरा भाग सूर्य की किरणों के सामने आएगा और दूसरा भाग यांग हो जाएगा और पहला वाला भाग इन हो जाएगा। अब रात आई, देखिए रात आई तो रात में क्या हुआ? चंद्रमा आया, तो चंद्रमा का प्रकाश आया, तो चंद्रमा का जैसे प्रकाश आया वैसे क्या हुआ? जो भाग प्रकाशशील था वो क्या हो गया? यांग, और जो अंधकार पूर्ण था वो हो गया इन। फिर चंद्रमा भी बदला, तो फिर चंद्रमा जब बदला तो चंद्रमा का प्रकाश यहाँ पर आ गया तो पड़ने लगा तो यांग हो गया, और अंधकार युक्त वाला जो हुआ फिर इन हो गया। तो चंद्रमा में भी यही हुआ। अब इन्होंने ये उसका एक वो किया था, उसको हिंदी में देखा कि कमलनाल भी बड़ी दिखती है मंदिर के तालाब के मेढकों को। मंदिर में कोई है, उसके बगल में तालाब है, उसमें मेढक बैठा हुआ है, तो वो देख रहा है कि उसके कमलनाल माने कमल की डंठल, तो ये देखता है अरे बाबा ये तो इतना ऊंचा, हम तो यहीं हैं और डंठल तो ऊपर है, तो इसको बहुत बड़ी दिख रही है कि अरे इसको तो देखिए कितना ऊंचा, हम उछलना पड़ेगा। और अगर एवरेस्ट में कोई बैठा हुआ है
तो उसको हाथी कितना बड़ा दिखेगा, छोटा सा। ये उन्होंने अपनी कविता में, चाइनीज कविता है ये, उस कविता का हिंदी रूपांतरण है, ये है अंग्रेजी कविता का अनुवाद है, ठीक है। कमलनाथ भी बड़ी दिखती है मंदिर के तालाब के मेढकों को, जबकि हाथी भी छोटा दिखता है एवरेस्ट के देवताओं को। कंपैरेटिव है। अब चलिए आगे बताते हैं, एक और इसी पर आगे बता दें, यही बता दें थोड़ा सा। अब एक और कंसेप्ट इसी में देख लीजिए, दिन है, दिन क्या है, दिन प्रकाशमान है तो दिन तो यांग होगा, रात अंधेरी है तो रात इन होगी। अब देखिए हम लोग अभी तुलना कर रहे थे ना कि ये बाघ पहाड़ का सामने है, तो यांग माने दिन, तो यांग में यांग, यांग में यांग हुआ है ना, जो दिन यांग है और ये यांग है, तो यांग में यांग, और दिन में यांग है, दिन में है, लेकिन यहां पर क्या है, इन है, तो यांग में इन है। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? ये वाला छोटी सी बात है कि यांग में यांग भी होगा, यांग में इन होगा। उसी तरह इन माने रात, रात माने चंद्रमा, तो इन में यांग भी है, जहां चंद्रमा जहां पड़ रहा वहां पर प्रकाशमान है तो वो यांग है, तो इन रात है लेकिन यांग हो गई। और इन में इन माने इनमें रात, रात में जहां अंधकार है वो, तो इन में इन, रात, यांग में यांग, और यांग में इन में यांग, ठीक। ये भी एक कंसेप्ट हो सकता है। चलिए आगे। अब हर वस्तु चलायमान है, मूवमेंट वाला है, इसलिए सभी प्रक्रिया एक चक्री है। साइकिल बनाइए आप, उसको हमेशा मूवमेंट कराते रहिए। चीनी दर्शन में कारण व प्रभाव को अलग अलग नहीं रखा जा सकता। आप ये नहीं कह सकते कि दिस इज द रीजन एंड दिस इज द रिजल्ट। कार्य कारण प्रभाव एक कहलाता है, कारण कार्य कारण एक शक्ति होती, वो सिद्धांत है। कार्य माने जो रिजल्ट है, प्रभाव, कार्य को प्रभाव बोलते हैं, और कारण माने रीजन, जो मूल होता है। अंडे से चूजा पैदा हुआ, तो ये अंडा क्या है, कारण है, और चूजा क्या है, प्रभाव है, चूजा रिजल्ट है। तो इसको बोलते हैं कार्य कारण प्रभाव, कार्य कारण सिद्धांत, और इसी को कारण प्रभाव। तो कारण और प्रभाव अलग अलग नहीं है। यानी ये नहीं कह सकते कि दिन रात को जन्म देता है। यहां तो अंडे ने जन्म दिया इसको, इसलिए आपने कहा कि अंडा जो है कारण है और ये रिजल्ट है। लेकिन वहां ऐसा नहीं है कि दिन ने रात को जन्म दिया या रात में इन को जन्म दिया ना, रात ने दिन को जन्म दिया ये भी नहीं कह सकते, और दिन ने रात को जन्म दिया ऐसा भी नहीं कह सकते। तो यानी दोनों चीजें ना अंधकार प्रकाश को जन्म देगा, लेकिन क्या एक दूसरे के बाद आते हैं, साइक्लिक है, एक साइकिल बना हुआ है, ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे, या इसको यूं जाएंगे यूं जाएंगे यूं जाएंगे, मतलब कोई भी चक्र बनाना पड़ेगा आपको। तो कोई ऐसा कार्य का प्रभाव नहीं है। फिर सृष्टि का प्रत्येक कण, वस्तु, घटना, स्थिति, देखिए पूरा प्रत्येक कण की बात कर रहे हैं, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक घटना, कोई भी घटना को भी, कोई भी स्थिति को भी, एनी सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू वेज, वन इज इन, वन इज यांग। इनका अस्तित्व अंत, अब देखिए इन क्या है, और अंदर जाइए, इनका कंसेप्ट अंतःस्थल में डूबा हुआ, अंदर चला गया, बिल्कुल डूबा हुआ, अंदर बैठा हुआ, जो आपके अंदर बैठा हुआ वो संघनित, कंडेंस्ड है, इस रूप में है। यांग सतह पर है, उभरता हुआ है, बाह्य है, बाहरी है, विस्तारशील है, बाहर जाना चाहता है। तो ये कंसेप्ट है। एक तो अंदर डूबा हुआ, जो आपके अंदर है वो इन है, जो बाहर है वो आपका यांग है, विस्तारशील है, बाहर जाना चाहता है, बाहर मूवमेंट, वो उसका सतह पर है, उभरता हुआ है। इनकी प्रगति निश्चल है, निश्चल माने स्थिर, कोई चलायमान नहीं है, स्थिर है, संकोचनशील है। यांग की प्रगति चल है, सक्रिय है, विस्तारशील है। इन घना है और छिपा हुआ है, अव्यक्त है, वो व्यक्त नहीं होना चाहता, छिप जाता है। यांग विरल है और प्रकट रूप में है, दिखाई पड़ना चाहता है, वो सबको दिखाना चाहता है। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी न होकर, अब देखिए और है, विरोधी नहीं है,
एक दूसरे के पूरे के कॉम्प्लीमेंट्री है और इसी कारण से उनको अलग नहीं कर सकते। अब क्या करता है, दोनों में क्यों रिलेशनशिप है? इन क्या करता है, यांग को एक भौतिक आधार प्रदान करता है, एक फिजिकल बेस देता है उसको। फिजिकल बेस क्या है, इसीलिए हम लोग उसको कहते हैं कि ये जो हमारी है ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये काइनेटिक एनर्जी है। हम कहें कि मान लीजिए, कोई एग्जाम्पल दे रहा हूं, हम कहें कि कोई एक पंप लाए हम और उससे पानी उठाना है हमको, और पानी 40 फीट फेंकना है, तो हम लोग गए पंप में लाए, वाटर पंप जो होते हैं ना लिफ्टिंग वाले, उसने कहा कि हमारी इसकी क्षमता जो है 50 फीट की है। तो ये जो है, जो 50 फीट की क्षमता बताया उसने, वो क्या बता दिया उसने बताया इन माने क्षमता, इन बता दिया कि इसकी क्षमता 50 फीट की है। हमने उसको लगाया, अब वो 45 फीट तक पानी गया, 50 तक नहीं गया। तो जो 45 फीट है पानी जा रहा है वो हमारा यांग है। तो वन इज काइनेटिक एनर्जी ये वाली, और वन इज पोटेंशियल। पोटेंशियल कितना था, 50 फीट का, लेकिन फेंक कितनी पाई, 45। जो 45 है वो यांग है और जो 50 है वो इन है। ठीक है, तो यांग को क्या करता है, इन भौतिक आधार प्रदान करता है। और यांग क्या करता है, इस भौतिक आधार को कोई रूप कोई देता है, उस पर कार्यवाही करता है और एक रूप दे देता है। कोई उसने एक एंटिटी दिया, कोई आधार दिया, उस पर हमने काम कर दिया। इन दोनों का संबंध पदार्थ और ऊर्जा है। एक पदार्थ है और एक अंदर उसके अंदर ऊर्जा। आप क्या है, व्यक्ति क्या है, हम क्या है, हम तो पदार्थ है, और हमारे अंदर जो बोलने की शक्ति है, जो हमारे कार्य करने की शक्ति है, वो हमारी ऊर्जा है। तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कुछ हो सकती है, लेकिन प्रस्फुटन कितना होता है उस एनर्जी का, वो हमारी ऊर्जा है, वो हमारी यांग है। और चलिए, इस सिद्धांत के आधार के अनुसार इन यांग संतुलित होंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। अगर इन और यांग में असंतुलन है तो हम लोग, कमी है, अधिकता है, कुछ भी हो, तो ये हम बीमार। विपरीत परिस्थितियों या परिवर्तित परिस्थितियों में मानव द्वारा इन यांग में संतुलन बनाने नहीं, अगर हम बैलेंस फॉर्म कर लेते हैं तो हमारी बीमारी से लड़ने की क्षमता पता चल जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, इम्यूनिटी। हम कहते हैं ना, बीमारी आई तो उससे लड़े, तो लड़ कौन रहा है, इन यांग दोनों लड़ रहे हैं। अब इन यांग का एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, अच्छा आगे इसी में मिलेगा इसमें। इन यांग देखिए, सब इन यांग का पूरा कंसेप्ट है। पृथ्वी सूर्य की तुलना करें तो सूर्य आकार में समय में, चंद्रमा इन है, यांग पृथ्वी है। चंद्रमा और सूर्य की तुलना करें तो चंद्रमा इन है और यांग सूर्य है। रात इन है तो दिन आपका सूर्य यांग है, दिन। फिर अंधकार आपका इन, यांग प्रकाश। दाया आपका इन है, ये वहां से लिया गया, ये चाइनीज से लिया गया है, ये अब बाद में बताएंगे कभी। दाहिना इन हम लोग माना था ना, वहां से कहा था कि ये हमारे जो हुआंग डी नेजिंग जो है बैठते थे, तो ये येलो एम्परर नाम था, तो ये बैठते थे दक्षिण की ओर मुंह करके, तो इसलिए दाया को उन्होंने इन कहा। ठीक, समझ गए, बाया यांग हो गया। नीचे इन है, ऊपर यांग है। सघन माने बहुत कंडेंस फॉर्म में है जो इन है, विरल यांग है, वो इसीलिए ऊपर की ओर जा रहा है। छिपा है जो अव्यक्त है वो हमारा इन है, यांग है, व्यक्त है। सुस्त है वो हमारा इन है, चुस्त है हमारा एक्टिव है। स्थिर है वो हमारा इन है, चलायमान है वो हमारा यांग है। ऋणात्मक जो है वो हमारा इन है, धनात्मक जो है यहाँ पर कह दिया यांग कह दिया गया। और निर्बल और बलवान को कह दिया गया, अंदर और बाहर कह दिया, गहरा और छिछड़ा कह दिया। गहरा गहराई में, आवाज किसी की आ रही है, किसी खुला हुआ है, शीतल आपका खुला हुआ है शायद, कोई बात नहीं। तो सर्दी गर्मी, भारी हल्का, भारी इन है, नीचे बैठ गया ना वो, हल्का ऊपर, शांत इन है,
क्रोधी आपका यांग है, कोमल इन है, कठोर यांग है, भौतिक भौतिक पदार्थ आपका वो है इन है, और सूक्ष्म भाव जो है जो बाहर रिएक्शन कर रहा है वो हमारा यांग है, भाव विचार है हमारे वो है, और प्रतिक्रिया, भाव विचार तो आपके अंदर स्थिर है लेकिन प्रतिक्रिया अभिव्यक्ति बाहर हो रही है। आराम जब है इन है, श्रम एक्टिव है, मृत्यु आपका इन है, जन्म आपका यांग है। ठीक है, तो पदार्थ ऊर्जा ये, तो इन यांग के सिद्धांत का शरीर में, अब हम लोग शरीर में कैसे करें इसको ये देखना पड़ेगा, हम लोगों को धीरे धीरे समझना है। अब शरीर में करिए, देखिए आगे, शरीर में टिश्यू या टिश्यू क्या है, सेल है ना, सेल ही तो है, सेल के समूह है, बोलिए सेल के समूह ही तो है, कई सेल मिलकर के टिश्यू बनाते हैं तो सेल हुआ। तो ये भौतिक आधार, ये भौतिक आधार है ना, यही तो अब बता रहा है कि ये सेल है हमारा, ये भौतिक आधार है, ये इन है। तो इन जब हम कह रहे हैं तो आप फिर वही लगा लीजिएगा, इन स्वरूप है, इन नहीं है। ठीक, नोट कर लीजिए, जब हम इन कह रहे हैं इसमें तो इन स्वरूप है, इन नहीं है। इन और यांग कोई नहीं हो सकता। हमेशा कभी बोलना हो कभी बोल दीजिए धड़ल्ले से कि इन और यांग व्यक्त प्रकृति, मतलब प्रकृति के दो रूपम प्रस्फुटन है, इसलिए वो तो कोई हो ही नहीं सकता। ठीक, अब इन स्वरूप है क्या, भौतिक आधार टिश्यू। अब टिश्यू में होता क्या है, बोलिए, टिश्यू में कोई कार्य होता है ना, कोई दो टिश्यू 100 टिश्यू है, एक टिश्यू मिलकर फिर एक दूसरे अलग होते हैं, 2-4 जुड़ते हैं, तो ये कोई कार्यवाही होती है, पुनर्गठन होता है। तो ये जो पुनर्गठन होता है या पुनरुत्पादन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, दिस इज नोन एज यांग। भोजन क्या है, भोजन तो इन है, कोई भौतिक आधार है ना, कोई कंटेंट है, आपने खाया, इस पर मेटाबॉलिज्म जो हो रहा है वो यांग है। मेटाबॉलिक क्या करता है, ब्रेक करता है, फिर दूसरा से सिंथेसाइज करता है, यही तो करता है। इसको तोड़ देगा, तोड़ने के बाद किसी जोड़ेगा, तो ये सारी मेटाबॉलिक कार्यवाही है वो हमारी क्या है, वो यांग है, यांग नेचर की है। तो अनेक टिश्यू, अब फिर मेटाबॉलिक परिवर्तन हो गया, फिर क्या हुआ, फिर इन और ऊर्जा बन गया, फिर बनता ना, फिर कोई इन बनेगी, फिर ऊर्जा बनेगी, ऊर्जा भी तो बनती है। भोजन को लिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, भोजन लिया, ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज भी क्या है, इन है, फिर उस पर ऑक्सीजन लिया, वो भी इन है। दोनों का जैसे ही काम कार्य हुआ, एक्शन हुआ, तो वहां जल बन गया, वो इन हो गया, ऊर्जा बन गई, वो यांग हो गई, है ना। तो ऊर्जा बनी, जल बनी, और यही हम ऊर्जा की तो बात कर रहे हैं कि मेन हमारा ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड वो भी इन है। तो इन और यांग दोनों चीज बन गई इसी भोजन से, इसी ग्लूकोज से जो रिएक्शन हुआ उससे दोनों चीज बन गई, इन और यांग दोनों बन गए। तो अनेक टिश्यू बने, इन और ऊर्जा यांग का निर्माण होता है। तो जो इसमें ओवा जो है इसमें इन है, तो उसमें जो है स्पर्म जो है उससे नए शरीर का निर्माण हुआ, तो वहां फिर जो है आपका इन यांग दोनों फिर बन गए। तो इन यांग का यही कंसेप्ट है। अब उसी तरह दूसरा कंसेप्ट आया, अब हम लोगों ने कहा था बाहर क्या है, बाहर यांग था और अंदर। अब लेकिन एक कंसेप्ट आया कि शरीर के आंतरिक अवयव वैसे तो इन है, सभी हैं, सभी इन है, अगर कहा जाए तो सभी इन है, लेकिन जो अपेक्षाकृत जो छिपे हुए हैं और अपेक्षाकृत बाहरी प्रभावों से मुक्त है वो तो इन है। क्या है, अंदर वाले आपका हार्ट है, अंदर वो है, तो ये बाहरी इफेक्ट से मुक्त है, इन है। लेकिन बाहर और भी है, देखिए बाहर त्वचा है, मांसपेशी है, ये बाहरी प्रभावों से प्रभावित हो सकते हैं, यही अटैक होता है स्किन पर। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे जो बाहरी प्रभावों से प्रभावित हो सकते हैं वो बाहर है, इसलिए बाहर यांग है। तो अंदर इन और बाहर यांग। फिर शरीर का नाभि से निचला भाग जो पृथ्वी माने क्या था, इन के संपर्क में है, इसलिए वो इन है। नाभि से निचला भाग जो पृथ्वी इन के संपर्क में है, इसलिए इन है। और जो ऊपर का नाभि से ऊपर का भाग क्या है, वो अधिक चलायमान है। क्यों, मूवमेंट यहीं पर अधिक हो सकता है। आप यूं करते हो, आप करते हो ना यूं,
बाएं दाएं ऊपर नीचे कर सकते हो। तो ना ऊपर और किधर, ऊपर क्या है, यांग है, तो ऊपर का भाग जो है यांग के संपर्क में वो यांग है, नीचे का भाग इन के संपर्क में इन है। शरीर का अगला भाग क्या है, हाथ पैर, सभी हाथों पैरों से ढके जा सकते हैं, इसलिए इन है। ढक सकते हैं ना, तो मैंने छुपा सकते हैं, तो इन है। जो छुपा नहीं सकते वो यांग, खुला हुआ है वो यांग है। हम यही कह रहे थे ना कि जो बाहर आ रहा है वो यांग है, और जो अंदर जा रहा है वो, तो हम इसको छिपा सकते हैं इसलिए इन हो गया, और इसको छुपा नहीं सकते वो यांग हो गया। आंतरिक इन और बाहरी यांग, अब देखिए अंदर इन है बाहर यांग है, दोनों जीवन की सुरक्षा में एक दूसरे को सहयोग देते हैं। अगर इन कमजोर हो गया तो यांग को भी कमजोर बना देगा, और अगर यांग कमजोर हो गया तो इन को भी कमजोर बना देगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं, अब यहीं पर एग्जाम्पल दे दो। एक किला है, किले के बाहर दो तरह के हैं, एक अंदर सेना है, खाने पीने का सामान है, भोजन बन रहा है। बाहरी सेना के पास आयुध है, मतलब तीर कमान है, रिवॉल्वर है, पिस्टल, जो भी कह लीजिए वो है। सामने उधर सेना लड़ने के लिए तैयार है वो। अब ये किले की रक्षा के लिए नियुक्त किए गए हैं। तो जो किले की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया वो यांग है, क्योंकि बाहर है। जो अंदर खाना वाना बना रहे हैं वो इन है। अब मान लीजिए ये लड़ रहा है, तो इसको भोजन चाहिए ना, बोलिए। Yes. ऐसे कैसे बंद है? ये शेयर हो रहा ना आप लोगों को, जी सर। सर, पूरा शेयर। और ये कहीं हाँ दिख सर दिख रहा है। और रिकॉर्डिंग भी हो रही है, दिख रही है। ये सर हो रहा है। ठीक, वो हमारा ये मोबाइल वाला पता नहीं कैसे खत्म हो गया, रुक गया। चलिए, तो अगर किले में बाहर जो है वो यांग है, अगर उसको भोजन इन न दिया जाए, भोजन तो इन हो ना, अगर भोजन न दे तो क्या वो आक्रमण कर पाएगा? तो नहीं लड़ पाएगा। जब नहीं लड़ पाएगा तो इन भी तो खत्म हो जाएगा, सेना आ जाएगी और अंदर सबको मार डालेगी। अगर इन खाना बढ़िया से दे दिया तो हमारी यांग भी कमजोर वो रहेगी, तो यांग भी ताकतवर रहेगी। अगर मान लीजिए खाना बनाने वाला जो इन है वही बेचारा कमजोर पड़ गया, तो क्या करेगा? वो यांग को सुरक्षा नहीं दे पाएगा, यांग को भोजन नहीं दे पाएगा, तो फिर भी खत्म हो गया। तो ये इन और यांग का रिलेशनशिप है। अगर यांग मतलब बाहर वाला कमजोर, अगर ये कमजोर हो गया, मान लीजिए इसको भोजन मिला भी लेकिन ये लड़ नहीं पाया, कमजोर हो गया, तो सेना अटैक कर देगी, बाहरी सेना इसको गिरा देगी और वो अंदर जाएगी और इनको भी मार डालेगी। तो इस रूप में हम लोगों को किले के रूप में समझना है कि किला जैसे होता है तो किले के बाहर यांग है, किले के अंदर इन है, दोनों एक दूसरे जुड़े हुए हैं, नहीं तो खत्म हो जाएगा। शरीर की बाहरी सतह, बाल, त्वचा, रक्त वाहिनियां और बाहरी तंत्रिकाएं, बाहर जो नर्व्स जाती है वो, ये खुले होने का कारण याद है, इसलिए अधिक है। बाल बाहर है, त्वचा बाहर है, रक्त वाहिनियां भी बिल्कुल सतह पर है, शुरू में है, और बाहरी तंत्रिकाएं ये खुले होने का कारण, क्योंकि बाहर है इसलिए यांग है। और आंतरिक भाग के अंग जो है उसमें आंतें आएंगी, हड्डी आएंगी, मस्तिष्क आएगा और स्पाइनल कॉर्ड आएगी। ये पोषण के आधार होने का, ये पोषण दे रहे हैं आपको, ये पोषण के आधार होने का इन है। ये रक्षा कर रहे हैं, प्रोटेक्टिव, आप बोलते हैं ना स्किन प्रोटेक्टिव, तो प्रोटेक्टिव है तो यांग है, और जो अंदर है पोषण दे रही है, वो क्या दे रही है? न्यूट्रिशन दे रही है, इसलिए इन है। फिर आंतरिक अंगों को फिर दो भागों बांट दिया इन्होंने। कैसे बांटा? कहा कि जो खोखले हॉलो अंग है जो कैटेबलिज्म का कार्य करते हैं वो यांग है। क्या करते हैं? कैटेबलाइज करते हैं। कैटेबलिज्म माने ब्रेकिंग, तो जो ब्रेकिंग का काम कर रहे हैं वो हमारे ब्रेक करते हैं, सब ब्रेक करते हैं, वो हॉलो है। क्यों ब्रेक करने काम कौन करेगा? यांग करेगा, यांग ही तो रिएक्ट करेगा, यांग ही तो शक्ति है, ऊर्जा है, वही करेगी। तो कैटेबलिज्म काम जो कर रहा वो यांग है। इसमें बड़ी आंत आएगी, छोटी आंत आएगी, आमाशय आएगा, ट्रिपल वार्मर आएगा, गार्बेडर आएगा और यूबी आएगा, जो बाहरी वातावरण के पदार्थ को प्रोसेस करते हैं। क्लियर?
कैटाबॉलिज्म काम कर रहे हैं, खोखले हैं, इसलिए इनको यांग कहा गया। हम लोग जो पढ़े थे उसको उसके अलावा और ऐड कर दीजिए इसमें, है ना। ये कैटाबॉलिज्म करते हैं, ये ब्रेक करते हैं, तो यानी कोई एक्शन करते हैं उस पर, तो वो हमारे जो है ये वही चीनी वगैरह, ये हमारे। दूसरा क्या है, जो सॉलिड ऑर्गन क्या करते हैं, एनाबॉलिज्म करते हैं। क्या करते हैं, एनाबॉलिज्म, मतलब ये क्या करते हैं, एनाबॉलिज्म माने जोड़ना, सिंथेसाइज करते हैं और वो एक चीज बना देते हैं, वो हमारे इन है। इनमें लीवर होगा, हृदय होगा, स्प्लीन होगा, फेफड़े होगा, किडनी होगा, पेरिकार्डियम। ये पदार्थों से प्राप्त आवश्यक और पोटेंशियल ऊर्जा को संग्रहित करते हैं। तो ये संग्रह क्या करते हैं, ये जो आप कोई पदार्थ बना उससे उसको ऊर्जा को संग्रहित करते, स्टोरेज करते। तो स्टोरेज का जो काम कर रहा है वो अल्टीमेटली एनाबॉलिज्म काम कर रहा है, वो इन है। और जो प्रोसेसिंग का काम कर रहा है वो क्या है, यांग है। तो एक और समझ में आ गया कि जो पोटेंशियल एनर्जी, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं, स्टोरेज काम कर रहे हैं, वो हमारे इन है। और जो प्रोसेसिंग काम कर रहे हैं वो हमारे यांग है। अब और थोड़ा सा आ जाए, बहुत महत्वपूर्ण है, इसी को समझिए। अब तो रक्त और ची को हम ची लिखा है, कोई बात नहीं, ची ही कहा जाता है प्रोनाउंसिएशन। रक्त और ची शरीर में इन और यांग को अभिव्यक्त करते हैं। अब समझ लीजिए, यहीं पर और समझ लीजिए थोड़ा सा, इसको और समझने की आवश्यकता है। एक सेकेंड। रक्त और ची शरीर में इन और यांग को अभिव्यक्त करते हैं। देखिए रक्त क्या होगा, अब रक्त वास्तव में क्या है, इन प्रकृति का है। रक्त क्या है, पदार्थ है ना, कोई पदार्थ है, बोलिए, हेलो। यस सर। यस सर। अरे ना, पदार्थ है। तो ये इन स्वरूप है, हम कह रहे हैं इन स्वरूप है, इन स्वरूप है। अब इसमें क्या होना है, किंतु इसका सर्कुलेशन के लिए एनर्जी चाहिए, वो यांग प्रकृति की है। तो रक्त हुआ और ची माने ऊर्जा। तो जब तक रक्त के साथ ची नहीं होगी तब तक रक्त बहे कैसे, रक्त स्थिर रहेगा। तो रक्त स्थिर नहीं रहना, रक्त को बहना है तो रक्त भी चाहिए, तो इन है और यांग है, मतलब यांग प्रकृति हुई ना। तो जो चीज हो आपकी, जिसको ची को की बोलते हैं, तो रक्त और ची होगा तो इन, एक इन हुआ और एक उसको सर्कुलेट कर रहा है, वो सर्कुलेशन काम कर रहा है, वो ची कर रही है, और इसलिए वो यांग है। तो दोनों एक दूसरे जुड़े हुए ना। इसी प्रकार कफ क्या है, इन है, लेकिन वो सीक्रेशन जो सीक्रेट हो रहा है और उसको जो मूवमेंट दे रहा है वो कौन है, यांग। वो तो मूवमेंट दे रहा है, वो तो सर्कुलेट कर, वो आगे बढ़ा रहा है उसको। तो जो कफ है वो तो इन है, इन प्रकृति है, लेकिन जो उसको मूवमेंट देने का काम कर रही है, जो सीक्रेट करने का काम कर रही है, सीक्रेशन माने निकलने का तरीका है ना कोई, वो यूरिन और स्वेट दोनों की प्रकृति इन है, दोनों है। लेकिन जो यूरिन बनने का प्रोसेस है वो तो यांग है। और जो पसीना बनने की गर्मी, हीट एनर्जी, तभी तो होगा पसीना बनेगा। पसीना तो ऐसे बनेगा नहीं, पहले कोई हीट एनर्जी होगी। तो जो हीट एनर्जी है वही तो पसीना बना रही है। तो दोनों यांग नेचर के। तो पोषक तत्व कोई भी होगा वो तो इन है, लेकिन जो पोषक तत्व जो बनने की प्रक्रिया है, पाचन की प्रक्रिया है, बनाने की प्रक्रिया है, वो तो यांग प्रकृति की है। तो कोई भी चीज होगा बिना इन और यांग का ये रिलेशनशिप है कि अगर नहीं बना पा रहा है तो यांग। जल की भांति ही रक्त भी इन प्रकृति का है। देखिए जल है, रक्त है, रक्त भी वही है, किंतु इन वास्तव में रक्त नहीं है। फिर वही यहीं पर बात आ गई। आप कभी रक्त को इन नहीं कह सकते, इन स्वरूप कह सकते हैं। रक्त इन वास्तव में रक्त नहीं है और न रक्त के समान है, क्योंकि इन तो एक सार्वभौमिक सिद्धांत है, एक कंसेप्ट है, एक विचार है, सचल प्रक्रिया की स्थिति है। और अब वैसे कहें
तो ये कहीं ना कहीं व्यक्ति प्रकृति के दो रूप के रूप में, इसलिए विचार है। तो इसलिए आप इसको नहीं कह सकते। पदार्थ, जो भी रक्त एक पदार्थ है, शरीर में मौजूद है। ची का ची जो यांग है, वो उसका काम क्या है, इसको गति देना है। तो इनको जो मूवमेंट दे रही है, वो सर्कुलेशन दे रही है, और वो हमारा यांग है। ये समझना जरूरी है कि रक्त और ची को अलग नहीं किया जा सकता। रक्त और ची को अलग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से संपर्क हैं, अटैच्ड हैं दोनों से। जैसे आपको द्रव्य को, गुण को अलग नहीं कर सकते, कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आपके अंदर जो गुण है वो हमेशा रहेंगे। अगर दोनों को विभाजित करके अलग कर दिया जाए तो यद्यपि रक्त तो होगा कि गति देने के लिए यांग नहीं होगा। अलग कर तो रक्त है, यांग है ही नहीं, तो मूवमेंट कैसे होगा। अतः रक्त गतिहीन होगा तो जीवन संभव नहीं होगा। उसी प्रकार अगर ची होगी यानी यांग होगा और कोई पदार्थ नहीं होगा, कोई आधार नहीं होगा, तो गति कैसे देगा। अगर हमारे पास शक्ति है लेकिन कोई काम ही करने के लिए नहीं, तो क्या होगा। तो कोई हमारे पास रक्त ही नहीं है जिसको मूवमेंट दे रहा है। तो इस प्रकार वस्तुतः इन और यांग मूल है जिनसे ची और रक्त जन्म लेते हैं। देखिए समझ लीजिए, वही कह रहे थे ना, इन और यांग तो मूल है जिनसे ची और रक्त सब जन्म लेते हैं और बाद में विकसित होते हैं। यह उसी प्रकार है जैसे एक शिशु मां के गर्भ से जन्म लेता है किंतु विकसित स्वयं होता है। मॉइस्चर, अब देखिए एक और मॉइस्चर, एक थर्ड स्थिति है। मॉइस्चर रक्त और ची की माध्यमिक स्थिति है। तो शरीर में क्या है, रक्त होना चाहिए, ची होना चाहिए, मॉइस्चर भी होना चाहिए। अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो सारे फंक्शन ठीक से नहीं होंगे। शरीर में रक्त, ची और मॉइस्चर उसी प्रकार से हैं जैसे पृथ्वी में थल, वातावरण और सागर है। यहाँ भी तीन है, तीन कंसेप्ट, रक्त, ची और मॉइस्चर तीनों होने चाहिए। जैसे पृथ्वी में थल भी है, वातावरण भी है और सागर भी है, दोनों चीजें हैं। तो रक्त टिश्यू या शरीर के भौतिक रूप को नियंत्रित करेगा। टिश्यू माने कई सेल का समूह, तो रक्त क्या है, सेल का समूह है, तो क्या भौतिक रूप को नियंत्रित करेगा। मॉइस्चर क्या करेगा, आंतरिक वातावरण को बनाएगा। वातावरण बनाने के लिए ये मॉइस्चर चाहिए, और ये क्या करेगी, आंतरिक वातावरण को अर्थात शरीर के आंतरिक सागर को नियंत्रित करेगी। मॉइस्चर बैलेंसिंग मेंटेन करेगी। ची क्या करेगी, शरीर के आकार को, उसकी क्रिया को और स्वयं को व्यवस्थित करने के कार्य को नियंत्रित करती है। ची बड़ा कंसेप्ट है, यांग का प्रतिरूप है ना, तो ये बड़ा कंसेप्ट है। किसी भी इनके आकार को, उसकी क्रिया को और खुद को व्यवस्थित करने के कार्य को नियंत्रित करती है। ची केवल इतना ही नहीं है, ये समझ लीजिए, वरन वो संपूर्ण रूप से रक्त, मॉइस्चर, ची, थल, सागर, वातावरण के समग्र रूप को भी अभिव्यक्त करते हैं। यांग सब है, यांग में सब आ जाएगा, ची भी आ जाएगा, रक्त भी आ जाएगा, मॉइस्चर भी आ जाएगा, सागर भी आ जाएगा, थल, सारे व्यक्ति प्रकृति का जितना भी है वो भी आ जाएगा। क्यों, इनको सबको नियंत्रण करने का काम भी ची का है, यांग वगैरह सबकी। शरीर में बिना उचित मॉइस्चर के अगर ठीक से मॉइस्चर नहीं हुआ तो ची क्या होगी, गर्म हो जाएगी। जो ऊर्जा है वो गर्म हो जाएगी, आंदोलित हो जाएगी, और तब जैसे गर्म होगी वैसे रक्त सूख जाएगी। बिना रक्त के, अब बिना रक्त का, अब बिना रक्त रह नहीं गया तो मॉइस्चर क्या होगा, इसमें बिखराव हो जाएगा, मॉइस्चर भी नहीं रह पाएगा, और ची खुद ही इधर उधर चली जाएगी। बिना ची के, अगर ची नहीं है मतलब जो ऊर्जा नहीं है, तो मॉइस्चर और रक्त का प्रवाह नहीं हो पाएगा, रुक जाएगा, गति नहीं रहेगी, तो जम जाएगी। तो अतः रक्त, मॉइस्चर और ची तीनों की उपस्थिति जीवन के लिए आवश्यक है। दिस इज द कंसेप्ट गिवन इन बिटवीन हेवन एंड अर्थ, ये है। और इसमें उचित रूप से पढ़ने की हमको प्रेरणा मिली, इसलिए मैंने इसको पढ़ा था। और ये किताब जो है मुझे उस रूप में अच्छी लगी जिससे कंसेप्ट क्लियर हो मेरा कि वर्चुअली व्हाट इज इन यहाँ। तो वो जो है हम तो आप लोग इस रूप में उसको समझिए। और क्योंकि क्लासरूम वगैरह में कभी भी
इसमें क्लैरिटी जो इन यांग की क्लैरिटी नहीं दी जाती है कि व्हाट इज इन यांग। इसमें कम से कम आंतरिक बाहर सब बताया कि और रिलेशनशिप बताया कि कैसे हम लोग जुड़े हुए हैं। तो हम लोग जो है खुद अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे इन्हीं सब के माध्यम से। जो वीडियो हैं वो सबको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? सर अभी जी शायद सर मिल रहा है हमें। शीतल मिल गया? जी सर मिल गया, सब सारे मिल गए। नहीं मिला सर अभी। ठीक, उसको जिन लोगों का नाम ऐड नहीं हुआ हम उनका भी ऐड कर देते हैं। सर ये जो भी आपने बताया तो इसके लिए भी कोई बुक भी है क्या कुछ अलग से? आपके पास तो है जो ये बुक है, लेकिन हमारे पास कोई और बुक नहीं। बुक नहीं है, देखिए ऐसा ना, ये किताब जैसे टिटाइज 7 में है तो थोड़ा सा दिया हुआ है, लेकिन इस रूप में नहीं दिया हुआ है। भाई हमने देखिए ये नियम को समझना है। अब वो मान लीजिए किसी किताब में दिया हुआ, हमारे सब्जेक्ट उसमें वही किताब कोर्स में वही थी, तो टिटाइज 1 में आपको जल्दी दिया भी नहीं है। हमने ओल्ड बुक में ये टिटाइज 1 में इन यांग बहुत दिया नहीं है। 1 में मेन दिया है, जी सर। टिटाइज 7 में तो वहां पर थोड़ा सा दिया हुआ है इन यांग पर। और स्पेशली किसी किताब, वो ओल्ड बुक जो चलती थी बहुत अच्छी किताब थी, वो बंद कर दिया उसको। तो उस ओल्ड बुक में इन यांग का थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट दिया था जो हमने पढ़ाया है। हम उससे लगातार पढ़ाते हैं कि ताकि आप लोगों को कंसेप्ट इन यांग का जरूर मालूम हो जाए, क्योंकि बाद में क्लियर नहीं हो पाएगा, अभी क्लियर होना तो चाहिए। सर पहले जो बुक थी उसमें डिटेल में था, हाँ पुरानी बुक में। हाँ, वही ओल्ड बुक में था। तो ओल्ड बुक को हम उससे ओके। पढ़ाते हैं, इसीलिए उसको हमने डाला भी है, ग्रुप में डाल दिया है। ओल्ड बुक वाला जो था उसमें डाला हुआ है ग्रुप में, डॉक्टर कोमल जी सर ठीक है। इसी ग्रुप में डाला हुआ है, जी सर जरूर जरूर मैं देख जो लूंगी। और ऑनलाइन ग्रुप में जो बना हुआ है इसी में डाला हुआ है, तो उसको पढ़िए। और ये किताब हमको मिल गई थी, ओके। हमने पढ़ा इससे, तो कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुए। अच्छी किताब है। देखिए किताब जितनी पढ़ेंगे उतना ज्ञान बढ़ेगा, इसमें तो कोई शक नहीं। तो ये किताब हमने ठीक पढ़ी, है। हमने ये हमको नोट बनाया तो हमने इस पर अपना थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ करके नोट्स बना लिया। वही नोट्स हम बहुत पढ़ा देते हैं। अच्छा, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है ना वो समझा दिया आपने, वो बहुत अच्छा समझ में आ गया। बाकी तो जितना पढ़ेंगे वो अलग है, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत गहराई से आपने समझाया, बहुत ही बढ़िया। एक ही चीज मानिए कि इन और यांग कोई नहीं हो सकता। इन और यांग प्रकृति के रूप है, इसलिए इससे तुलना कर सकते हैं, इसके रूप कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि ये इन है ये यांग है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी शक्ति है, जो उतनी बड़ी शक्ति कोई नहीं हो सकती। इसलिए वो बड़ी बढ़िया से लिखा उन्होंने, बड़ा कंसेप्ट अच्छा दिया और खूब पढ़ा था। अमेरिकी राइटर है, लेकिन फिर पढ़ा बढ़िया से उन्होंने, तो वो एक कंसेप्ट दिया तो हमने उसको, हमें अच्छा लगा कि आप लोग बताते चले, क्योंकि इन यांग बहुत अधूरा रहता है। इन यांग सब लोग बोलते रहते हैं, लेकिन इन यांग कोई बताता नहीं है। आप देखिएगा सब लोग जिन्होंने पढ़ा होगा सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2, कोई कंसेप्ट कोई बोलता ही नहीं, इसको समझता है कि आपको मालूम है। तो हाँ ठीक। तो हम और लोग ये जो आपने सर, ये जो हमारी ची है, मतलब ची हम एक एनर्जी को ही बोलेंगे है ना, ची में तो ये सभी कुछ आ गया, सभी कुछ तो रक्त के साथ वो मिली हुई है ऐसा। बिल्कुल मिली हुई, यस। रक्त के साथ, अगर रक्त को बहे नहीं तो रक्त को बहाने के लिए ची चाहिए ना। ची मतलब एनर्जी, हाँ मतलब वही बहाव। एनर्जी, यस, बहाव। उसी तरह कोई भी किसी को ब्रेक करना हो तो भी एनर्जी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई पेड़ काटना हो तो पेड़ तो आ जाएगा, हम काटेंगे तो ताकत से ना, तो वही तो एनर्जी है। जी सर जी। कंसेप्ट अच्छा है। तो खेमका सर के सपनों को हम लोग पूरा करेंगे। सपने क्या है हम लोगों को मालूम है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग विदा लेते हैं। कल हम लोग फिर मिलते हैं नए अध्याय के साथ। हम आयुर्वेदिक शुरू कर दें क्या? सर बिल्कुल। हाँ सर, थैंक यू सर। हम लोग